हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में मैं आप लोगों के लिए अदर सब्जेक्ट्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट 35 क्वेश्चंस लेकर के आए हूँ और ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों के लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। इसीलिए इस वीडियो में हमारे साथ शुरू से लेकर के अंत तक बने रहेंगे। देखिए, जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ, ये आप लोगों के लिए आपके आने वाले जो एग्जाम्स हैं, जैसे कि आपका 67 बीपीएससी हो गया, सीडीपीओ हो गया, बिहार एसआई या बिहार से रिलेटेड कोई भी एग्जाम्स हो गया आपका, या सेंट्रल लेवल का कोई एग्जाम्स हो गया आपका, इन सारे के लिए जो है यह वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि आज का जो आपका ये वीडियो है, तो इस वीडियो का आपका फर्स्ट क्वेश्चन वह क्या है। और अभी तक आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें इस तरह का मोस्ट इम्पोर्टेंट कंटेंट को पाने के लिए। और इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करें, ताकि मैं भी मोटिवेट हो पाऊँ और आप लोगों को बेस्ट से बेस्ट कंटेंट देने की पूरी कोशिश करूँ। तो चलिए, आज का जो आपका वीडियो है, तो इस वीडियो का आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन आपका है कि बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर 1928 के हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के बैठक में क्या लिया था, हिस्सा लिया था। तो वह कौन क्रांतिकारी थे, तो वह थे फणींद्र नाथ घोष। तो इस क्वेश्चन का जो आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वह क्या होगा, वह आपका होगा ऑप्शन नंबर ए, फणींद्र नाथ घोष। चलिए हम लोग थोड़ा जो यहाँ पर फणींद्र नाथ घोष के बारे में थोड़ा कॉन्सेप्ट को समझते हैं। देखिए, ये बिहार के थे। फणींद्र नाथ घोष बिहार के कहाँ पर, तो बेतिया के। और देखिए, फणींद्र नाथ घोष जो है यह एक क्रांतिकारी थे बाद में, लेकिन यह सरकारी गवाह बन गए। जब जो है यह सरकार की गिरफ्त में आ गए, तो यह जो है सरकारी गवाही बन गए। और जो है इसी के गवाही बनने के कारण जो है भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, इन सारे को जो है क्या हुई थी, फांसी हुई थी। और क्यों, मतलब जो है इन्होंने गवाही दिए थे, कौन से मामले में। देखिए, जब काकोरी कांड हुआ था उसके तत्पश्चात जो है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी जो है बिखर गई थी, तो उसको पुनः संगठित करने हेतु जो है भगत सिंह जो है बेतिया आए थे। किसके घर, फणींद्र नाथ घोष के घर आए थे। और यहीं से जो अलग अलग जो बड़ी बड़ी नेता थे वगैरह थे, उनसे जो है क्या किया, भगत सिंह मिले, जिसमें कि योगेंद्र शुक्ल हो गया, उसके बाद मनोहर बनर्जी हो गया, उसके बाद और सारे बहुत सारे नेताएं वगैरह थे। तो उन सारे से इन्होंने मिले। उसके बाद जो है इन्होंने क्या किया कि एक गांव था मौलनिया गांव, तो मौलनिया गांव के हरगुन महतो, किसके, मौलनिया गांव के हरगुन महतो के यहाँ जो इन लोगों ने सारे मिलकर के एक प्लान बनाए कि उसके यहाँ हम लोग क्या करेंगे, डकैती करेंगे। उसके बाद वहाँ से जो भी कलेक्शन होगा उन सारे को हम लोग जो है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी को जो है संगठित करने में लगाएंगे। तो लेकिन जैसे ही वहाँ पे डकैती करने के लिए गए, तो क्या हो गया कि वहाँ पे वह सफल नहीं हो पाए और वहाँ से उन लोगों को भागना पड़ा। जैसे ही इन्होंने वहाँ से वे लोग फरार हुए, यहाँ से भागे, तो क्या हो गया कि फणींद्र नाथ घोष जो अपनी नानी के घर चले गए। वहीं पर जो अंग्रेजों ने पकड़ लिए और बहुत सारे नेताएं जो है, कुछ नेताएं गिरफ्तार भी वहां पर हो गए और कुछ जो नेताएं वहां से भाग भी गए, भागने में सफल भी हुए। जब फणींद्र नाथ घोष जो है पकड़े गए, तो वह एक सरकारी गवाही बन गई। और उसी क्रम में एक और नेता थे मनोहर बनर्जी, यह भी पकड़े गए, यह भी सरकारी गवाही बन गई। और सरकारी गवाही जब इन लोगों ने बना, तो क्या किए फणींद्र नाथ घोष ने, जो इससे पहले जैसे कि लाहौर संयंत्र हो गया, उसके बाद जो है आपका असेंबली बम कांड, सैंडर्स बम कांड, इन सारे के मामले में जो है इन्होंने क्या किया, सरकारी गवाह के रूप में प्रस्तुत हुए और गवाह दिए, जिस कारण से क्या हुआ कि भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, इन सारे को फांसी हुई थी। तो उसके बाद जो है फणींद्र नाथ घोष को जो है पूरा घृणा के रूप में देखा गया। उसके बाद फणींद्र नाथ घोष को जो है जो उसके बाद जो नेता हुए, उन्होंने कसम खा ली है कि फणींद्र नाथ घोष को तो छोड़ना नहीं है, इसको गवाही नहीं देना था। सही बात है, इसको गवाही नहीं देना था, चाहे वह जो है कोई दूसरा रास्ता अपना लेता खुद वगैरह, लेकिन उसको गवाही नहीं देना चाहिए। तो गवाही दिया। तो उसके बाद जो है चंद्रमा सिंह और बैकुंठ शुक्ल ने जो है क्या किया, फणींद्र नाथ घोष को जो है क्या कर दिए थे, हत्या कर दिए थे। जिस कारण से जो है बैकुंठ शुक्ल को जो है बाद में फिर फणींद्र नाथ घोष की हत्या के जुर्म में जो है बैकुंठ शुक्ल को भी फांसी हो गया। तो ये सारी थी जो है थोड़ी बहुत आप लोगों की कॉन्सेप्ट। इससे आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 2 की ओर मूव करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 2 है कि बिहार युवक संघ की स्थापना कब हुई थी। तो कब हुई थी, 1928 में हुई थी। कब हुई थी, 1928 में हुई थी। ऑप्शन नंबर आपका जो है
डी करेक्ट आंसर हो गया 1928 ईस्वी में। देखिए बिहार युवक संघ की बात करें तो इसकी स्थापना 1928 में हुई थी, लेकिन पटना युवक संघ जो है उसकी स्थापना कब हुई थी, तो इससे एक साल पहले 1927 में ही पटना युवक संघ की स्थापना हो गई थी। इसको भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। और देखिए बिहार युवक संघ जो है 1928 में जो स्थापित हुई, तो यह कौन से बिहारी छात्र सम्मेलन के दौरान जो है कहाँ पर बिहारी छात्र सम्मेलन हुई थी, उसके तत्पश्चात बिहार युवक संघ की स्थापना हुई थी। तो मोतिहारी में जो है बिहारी छात्र सम्मेलन हुई थी और वहीं पर जो है बिहार युवक संघ की स्थापना हुई थी। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 3 है कि बिहार में स्वराज पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे, तो कौन बने थे, श्री नारायण प्रसाद बने थे। देखिए स्वराज पार्टी की जो स्थापना हुई थी वह कब हुई थी पूरे भारत में, तो 1 जनवरी 1927 को हुई थी, लेकिन बिहार में जो है फरवरी 1927 को हुई थी। इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। और स्वराज पार्टी के जो संस्थापक थे वह कौन थे, तो मोतीलाल नेहरू व चित्तरंजन दास थे। और स्वराज पार्टी के जो बिहार में प्रथम अध्यक्ष जो बने थे वह श्री नारायण प्रसाद बने थे। और इसके साथ ही साथ जो बिहार में जो इसके सचिव बने थे कौन बने थे, प्रोफेसर अब्दुल बारी। और सहायक सचिव जो बने थे कृष्ण वल्लभ सहाय बने थे। इसको भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 4 है कि 16 नवंबर 1927 को प्रकाशित लीडर्स मैनिफेस्टो में इनमें से बिहार के किस नेता का हस्ताक्षर नहीं था, तो किसका नहीं था, मजरूल हक का नहीं था। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 5 है कि साइमन कमीशन पटना कब आया था, तो कब आया था, 11 नवंबर 1928 को आया था साइमन कमीशन पटना। क्वेश्चन नंबर अब आपका 6 क्या है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 6 है कि बिहार में गया षड्यंत्र केस क्रांतिकारी घटना कब हुई थी, तो कब हुई थी, जनवरी 1933 को हुई थी। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका अब 7 है कि बिहार में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना किस क्रांतिकारी नेता ने किया था, तो किसने किया था, बाबाजी ठाकुर दास ने किया था। तो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर जो हो गया ऑप्शन नंबर ए हो गया, बाबाजी ठाकुर दास। क्वेश्चन नंबर अब आपका 8 है कि बिहार में किस नेता के समय मुठिया प्रथा चालू की गई थी, तो किस आंदोलन के समय जो है मुठिया प्रथा चालू की गई थी, असहयोग आंदोलन के दौरान। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, असहयोग आंदोलन। चलिए क्वेश्चन नंबर अब आपका 9 है, क्या है, 9 है कि अतः सदैव सहमति के साथ और अक्सर वाणिज्य मंडल के निर्देशों पर भारत सरकार चलती है और इसे व्हाइट मैन्स बर्डन कहा जाता है। यह कथन किसका है, तो किसका है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा का। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर जो हो गया ऑप्शन नंबर बी हो गया, सच्चिदानंद सिन्हा। चलिए क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अब आपका 10 है कि भारत के वरीयता क्रम में निम्नलिखित में से कौन पहले आता है। चलिए ऑप्शन को देख लेते हैं। आपके ऑप्शन नंबर ए में है कि यूपीएससी का अध्यक्ष, ऑप्शन नंबर बी में है मुख्य चुनाव आयुक्त, और ऑप्शन नंबर सी में है सीएजी जिसको हम लोग नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी में है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन नंबर ई में है इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। देखिए यहाँ पर जो है वरीयता क्रम जितना भी यहाँ पे दिया हुआ है, तो वरीयता क्रम में कौन पहले आएंगे, तो देखिए यूपीएससी का अध्यक्ष हो गया, मुख्य चुनाव आयुक्त का हो गया, उसके बाद नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक हो गया। इन सारे जो है ये तीनों जो है एक समान वरीयता में आते हैं। एक समान वरीयता मतलब कि इन तीनों का जो वरीयता है, जो एक तरह से जगह है, प्लेस है, ये तीनों क्या है, समान है आपस में एक तरह से, और 9A के अंतर्गत आती हैं। और जो उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश है, इसका जो प्लेस आता है अपने न्यायिक क्षेत्र में, वह 14वें स्थान पर आता है। यदि अपने न्यायिक क्षेत्र से बाहर की बात करें तो वह 17वें स्थान पर आता है। तो यहाँ पर तो कोई पहले तो नहीं आ रहा है आपके ऑप्शन के अकॉर्डिंग, तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर जो हो गया ऑप्शन नंबर ए हो गया, सॉरी ए नहीं ई हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर अब आपका 10 है कि मोपला विद्रोह जो हुआ था वह कहाँ पर हुआ था। तो देखिए मोपला विद्रोह जो हुआ था वह कहाँ पे हुआ था, वह आपके केरल में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो गया, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो गया। तो देखिए और यहाँ पर हम लोग जो है मोपला विद्रोह कब हुआ था इसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। तो मोपला विद्रोह जो हुआ था 1921 ईस्वी में मोपला विद्रोह हुआ था, और इसको लीड जो किए थे, नेतृत्व जो किए थे, किसने किए थे, तो वह किए थे वरियान कुंथान कुंजा अहमद हाजी ने किए थे। इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर अब आपका 11 है कि लॉर्ड सिन्हा ने 1921 में कहाँ के गवर्नर पद से त्यागपत्र दिया था। तो कहाँ के गवर्नर पद से त्यागपत्र दिया था, तो वह जो है बिहार एवं
उड़ीसा के। तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर अब आपका 12 है कि सर्वाधिक उत्तरी दक्षिणी अक्षांश लंबाई वाली सीमा वाला जो देश है वह कौन सा है, तो वह चिली है। कौन सा देश है, वह चिली है। तो इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए चिली जो कंट्री है, चिली वह साउथ अमेरिका की कंट्री है। कौन सी अमेरिका की, साउथ अमेरिका की कंट्री है। आप लोग इसको मैप में देख सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से वहां से समझ सकती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 13 क्या है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अब आपका 13 है कि वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि सूर्य के चारों ओर घूमती है, तो यह कथन या यह बात किन्होंने कहे थे, तो कोपरनिकस ने। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो गया। और इन्होंने 1514 ईस्वी में कह दिए थे। देखिए छठी शताब्दी की जो है, छठी शताब्दी ईस्वी में यदि कहे तो अभी से एक हजार साल से भी ज़्यादा समय पहले जो है वराहमिहिर नाम के एक बहुत ही बड़े विद्वान थे, उन्होंने ही कह दिए थे कि पृथ्वी जो है वह सूर्य के चारों ओर घूमती है और चंद्रमा जो है वह पृथ्वी के चारों ओर घूमती है। तो वह पहले ही कह दिए थे। तो सोच सकते हैं कि पहले जो है पहले ही बहुत ही इसका जो है एक अनुमान लगा लिए थे। इसके बाद जो आधुनिक समय में कोपरनिकस ने कही थी। चलिए क्वेश्चन नंबर अब आपका 14 है कि पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति कौन थे, तो कौन थे, काका साहेब कालेलकर थे। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो गया। यहाँ पर चलिए अब हम लोग देखते हैं कि पिछड़ी जाति आयोग का जो गठन हुआ था कब हुआ था। तो देखिए राष्ट्रपति के आदेश पर आर्टिकल 340 के तहत जो है 29 जनवरी 1953 को 29 जनवरी 1953 को जो है पिछड़ी जाति आयोग का क्या हुआ था, स्थापना हुआ था। आप इसको ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर अब आपका 15 है। चलिए क्या है देखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए जितने भी क्वेश्चन मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ, सारे क्वेश्चन बहुत ही दमदार हैं। आप इसको बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यानपूर्वक देखें और मल्टीपल टाइम्स इसको रिवीजन करें। क्वेश्चन नंबर आपके 15 है कि भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कौन करता है, तो कौन करता है, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। इस क्वेश्चन का ए आपका राइट आंसर हो गया। देखिए पहले कृषि लागत एवं मूल्य आयोग का जो नाम था वो कृषि मूल्य आयोग था। इसकी स्थापना 1967 में की गई थी। उसके बाद 1985 में इसका नामकरण जो है इसका नाम चेंज करके कृषि लागत एवं मूल्य आयोग रखा गया। चलिए क्वेश्चन नंबर अब आपका 16 है कि हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है, तो यह जो है आपके जीडीपी से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, जीडीपी। क्वेश्चन नंबर अब आपके 17 में है कि भारत में सीमांत कृषि भूमि जोत का जो आकार है वह कितना होता है, तो वह कितना होता है, 1 हेक्टेयर से कम। तो इस क्वेश्चन का आपका जो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी हो गया, 1 हेक्टेयर से कम। यहाँ पर चलिए हम लोग जो है जोतों के आकार के बारे में थोड़ा कुछ जो है थोड़ा कॉन्सेप्ट को हम लोग देख लेते हैं। देखिए जो छोटी जोत होती है वह कितने हेक्टेयर के बीच होती है, तो 1 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर के बीच जो होती है उसको हम लोग छोटी जोत कहती हैं। और अर्ध मध्यम जोत हम लोग किसको कहते हैं, जो 2 से लेकर के 4 हेक्टेयर के बीच हो। और मध्यम जोत किसको कहती हैं, जो 4 हेक्टेयर से 10 हेक्टेयर के बीच हो। और बड़ी जोत हम लोग किसको कहते हैं, जो 10 हेक्टेयर से अधिक हो। और यदि हम लोग यहाँ पर बात करें बिहार की औसत जोत के बारे में, तो कितनी है बिहार की औसत जोत, तो देखिए बिहार की औसत जोत का जो आकार है या जोत जो है वह कितनी है, तो 0.39 हेक्टेयर है। कितना, 0.39 हेक्टेयर है, जो कि पूरे भारत में जो है न्यूनतम से द्वितीय है। न्यूनतम में आपका केरला आता है, वहाँ की जो न्यूनतम जोत है 0.18 हेक्टेयर है। और भारत में सर्वाधिक जोत का जो आकार है वह पंजाब में है। और पंजाब के जोत का आकार कितना है, कितना एवरेज है, तो 0.61 हेक्टेयर है। इसको आप लोग इन सारे को ध्यान में रखेंगे। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब आपका क्वेश्चन नंबर 18 है कि 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में क्या होगा। देखिए 40 डिग्री सेल्सियस का मान आपके फ़ारेनहाइट में क्या होगा, तो इसके लिए एक फॉर्मूला आता है, इसके अकॉर्डिंग आप निकाल सकते हैं। यहाँ पर तो 40 डिग्री सेल्सियस होता है आपका 50, 60 एंड अदर डिजिट दे देंगे। उसके बाद आपको फ़ारेनहाइट या सेल्सियस में निकालने के लिए बोल सकते हैं। तो आपको हमेशा एनी टाइम आपको क्या करनी पड़ेगी, फॉर्मूला को आपको अपने माइंड में रखनी पड़ेगी। तो वो फार्मूला आपका क्या है, फ़ारेनहाइट इजकल टू क्या होता है, फ़ारेनहाइट इजकल टू आपका हो जाता है 9/5 सेल्सियस प्लस 32। तो ये आपका फॉर्मूला हो जाता है। इसके अकॉर्डिंग आप जो है कोई भी इस तरह के क्वेश्चन को बना सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर अब आपका 19 है कि क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग जो होता है वो किसके लिए होता है। तो देखिए कोई मिश्रण है तो उस मिश्रण से
अलग अलग जो पदार्थों से वो मिश्रण बना, तो उस मिश्रण से अलग अलग पदार्थों को अलग करने के लिए जो है क्रोमेटोग्राफी तकनीक का यूज किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर अब आपका 20 है कि लोलक की कालावधि जो डिपेंड करती है वो किस पर करती है। तो देखिए लोलक की कालावधि जो डिपेंड करती है उसकी लंबाई पर डिपेंड करती है। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लंबाई के ऊपर। क्वेश्चन नंबर अब आपका 21 है कि त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए ए को हम लोग जो है त्वरण को ए से सूचित करते हैं और भी माइनस यू अपॉन टी है, ए इजकल टू भी माइनस यू अपॉन टी। तो टी यहाँ पर टाइम हो गया, भी आपका जो है अंतिम वेग हो गया, उसका यू आपका आरंभिक वेग हो गया। तो यहाँ पर आपका जो फॉर्मूला हो गया अंतिम वेग माइनस आरंभिक वेग अपॉन टी। चलिए क्वेश्चन नंबर अब आपका 22 है कि पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है। तो वह द्रव्यमान प्राप्त की जाती है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, द्रव्यमान। क्या होगा? द्रव्यमान। क्वेश्चन नंबर अब आपका 23 है कि तैरने के तालाब में तैरने से मनुष्य की जो त्वचा है वह जल जाती है। क्यों जलती है? वह क्लोरीन के कारण जलती है। किसके कारण? क्लोरीन के कारण जलती है। तो इस क्वेश्चन का आपका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, क्लोरीन के कारण। और क्लोरीन क्या जो है क्लोरीन के कारण क्यों होता है? पहले से उपस्थित रहता है वाटर में, तो वाटर में तो क्लोरीन रहता नहीं है। और जल के शुद्धिकरण के लिए जो हम लोग क्लोरीन का यूज़ करती हैं, जैसे कि पौंड वगैरह में, इन सारी जगहों में, प्लेस में। तो जब हम लोग जो है क्लोरीन का छिड़काव करते हैं और उस वाटर में यदि हम लोग तैरने के लिए जाते हैं तो क्या होता है कि हमारी त्वचा जो है जलने लगती है तैरने के दरमियान। ओके, क्वेश्चन नंबर अब आपका 24 है कि वायु में थोड़ी देर रखने पर किसी धातु के ऊपर हरे रंग के बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है, तो वह कौन सी धातु की होती है? तो वो है तांबा। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग मूव करते हैं 25 की ओर। क्वेश्चन नंबर आपके 25 में कि विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन है एक, वह क्या है? तो वह एक एस्टर है। क्या है? एस्टर। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर अब आपके 26 है कि वृक्ष से प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह जो होती है, औसत वह कितनी होती है? वह होती आपकी 1200 सीसी। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर 27 में है कि निम्नलिखित में से किस युग में सही सुमेल नहीं है। चलिए देखते हैं अब हम लोग ऑप्शन को। ऑप्शन नंबर ए है विटामिन B1 जो है किससे हम लोगों को प्राप्त होती है? संतरा से। देखिए संतरा तो मुख्य स्रोत है वह आपका किसका है? तो वह जो आपका जो है विटामिन सी का है। लेकिन थोड़ा बहुत मात्रा में आपको जो संतरा से जो है ना विटामिन वह भी आप प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन मुख्य स्रोत कहीं संतरा किसका है? तो वह विटामिन सी का है। थोड़ा बहुत आपको यहाँ से B1 मिल सकता है। ऑप्शन बी को देखते हैं। ऑप्शन बी में है कि विटामिन डी को हम लोग किससे प्राप्त करते हैं? कॉड, यकृत तेल, हाँ इससे प्राप्त करते हैं। हम लोग धूप की रोशनी से भी प्राप्त कर सकते हैं। सर धूप की रोशनी, धूप के उष्मा या धूप से कहें तो सूरज से प्राप्त कर सकते हैं। और कॉड, यकृत तेल इससे भी प्राप्त करते हैं विटामिन डी। ऑप्शन नंबर सी में है कि विटामिन ई, गेहूं, अंकुर तेल, इससे भी हम लोग प्राप्त करते हैं। और उसके बाद ऑप्शन नंबर डी में है कि विटामिन के जो हम लोग जो है अल्फा से भी प्राप्त करती हैं। और आपके ऑप्शन नंबर ई में है इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो इसलिए देखिए तो सारे जो है सही हैं, तो इसलिए इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, एक से अधिक। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर अब आपका 28 है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। चलिए देखते हैं। रेटिनॉल, विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। रेटिनॉल से क्या होता है? कौन सी बीमारी होती है? तो वो होती है जीरोफ्लेथिलमिया होती है। ये तो सही है आपका। ऑप्शन नंबर बी में टेकोफेराल बेरी। देखिए टोकोफेराल जो है वो विटामिन ए का नाम है, रासायनिक नाम है। और इससे जो है जनन क्षमता में कमी आती है। और बेरी जो है थायमिन की कमी से होता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और साइनोकोबालामीन जो है रक्ताल्पता, ये तो सही है। और ये कैल्सीफेरॉल, रिकेट्स, ये भी आपके सही हैं। तो ये सारे आपके सही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 29 है
29 मई की 2021 में शांति का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो देखिए, शांति का नोबेल पुरस्कार 2021 में दिया जाएगा, दिया तो नहीं गया है, 10 दिसंबर को जो है दिया जाता है। अभी से जो नाम जो है घोषित कर दिया जाता है कि जो है किसको किसको भौतिकी के क्षेत्र में, शांति के क्षेत्र में अभी तो घोषित, इन दोनों का घोषणा हो चुका है, लेकिन और सारे जो अदर सेक्टर के हैं वो अभी घोषित नहीं हुए हैं। घोषित करने के बाद 10 दिसंबर को दिए जाते हैं। तो 2021 में शांति का नोबेल पुरस्कार किसे दिया जाएगा? तो देखिए, फिलीपींस के पत्रकार हैं मारिया रेसा और रूस के पत्रकार हैं दमित्री मुरातोव। और यह जो है नोवाया गजेटा एक पत्र है या पत्रिका है, कहाँ की? रसिया की। उसके संपादक है दमित्री मुरातोव। और इसको क्यों दिया जाएगा? तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हेतु, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए बहुत सारे इन लोगों ने आवाज़ उठाए हैं। इन दोनों ने अपनी कंट्री में, यह जो है आप रसिया में जो है दमित्री मुरातोव हो गया, उसके बाद जो है मारिया रेसा जो है फिलीपींस में। तो इसी कारण से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए जो है इन दोनों को शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। और देखिए, नोबेल कमेटी के जो भी प्रेजेंट टाइम में जो अध्यक्ष वो कौन है? रीस एंडरसन है। इसको भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? 31 नंबर। 31 नंबर में आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी देखिए, नोबेल से तो एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में छपेंगे ही छपेंगे, लिख के ले लीजिए आप लोग। वैसे यहाँ से आप लोग अच्छी तरीके से करेंगे तो आपको 2 से 3 क्वेश्चन जरूर आपके एग्जाम में पकड़ा जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 31 है कि भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 2021 में किसे प्रदान किया जाएगा? तो किसे प्रदान किया जाएगा? सियोकिरो मनाबे ऑप्शन नंबर बी में है, क्लाउस हैसलमैन ऑप्शन नंबर सी में, जॉर्जियो पारसी। तो इन तीनों को जो है भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। सियोकिरो मनाबे ये कहाँ के हैं? तो ये देखिए अमेरिका के हैं, और क्लाउस हैसलमैन ये जर्मनी के हैं, और जॉर्जिया पारसी ये कहाँ की? इटली के हैं। तो इन तीनों को जो है संयुक्त रूप से भौतिकी का नोबेल प्राइज दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग चलते हैं 32 की ओर। किस कंपनी ने एयर इंडिया का अधिग्रहण 18,000 करोड़ रुपया में अभी पूर्ण तो किया, मतलब बोली लगा दिया है, मतलब बोली लगाने में सक्सेस हो गए हैं, मतलब इसकी ही बोली मतलब रखी गई। तो वो कौन सी कंपनी? तो वह टाटा सन्स कंपनी, रतन टाटा जो है इन्होंने बोली लगाई और जीते भी 18,000 करोड़ रुपये में एयर इंडिया का अधिग्रहण करेंगे टाटा सन्स। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए, आपका क्वेश्चन नंबर 33 है कि आरबीआई ने जो है हाल ही में जो है आर्थिक समीक्षा जो किए हैं मौद्रिक नीति के तहत, तो भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट कितना % रहने का अनुमान लगाए हैं? तो 9.5%। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए, क्वेश्चन नंबर आपका 34 है कि फुकुओका पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया है? तो यह जो है पी साईनाथ को प्रदान किया गया है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, पी साईनाथ। तो ये रहा आपके 34 क्वेश्चन। देखिए, मैं 35 बोली थी लेकिन 34 ही है। तो चलिए, एक क्वेश्चन नहीं है, लेकिन जितने भी क्वेश्चन हैं यहाँ पे 35 क्वेश्चन जो है ना आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप लोग मल्टीपल टाइम्स इसको देखें, रिवीजन करें और अपनी तैयारी को आप लोग आके कि हम अभी किस पानी में है, कितनी मेरी तैयारी हुई है और हमको आगे कितनी तैयारी करने की ज़रूरत है अच्छे मार्क्स को अचीव करने के लिए। देखिए, आपका तो 67 बीपीएससी में जो वैकेंसीज भी बढ़ गई है, 723 वैकेंसीज है। तो आप देख सकते हैं आपके पास कितनी अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आप इसको मिस ना करें, बहुत अच्छे तरीके से बरकरार रखें, 1 सीट को आप सिक्योर करें इस एग्जाम में। तो चलिए फिर मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।